कौन आज हमारी क्लास जो है इंशाल्लाह आज हम प्रैक्टिस क्लास रहा करते हैं जो हमने पढ़ा लास्ट टाइम बजटिंग के क्वेश्चंस में। मैंने कुछ सॉल्यूशन आपको शेयर भी किए थे और हॉपफुली बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको किया भी होगा, तो इसी को आज हम जरा स्टार्ट लेते हैं। दिस वन, तो हाँ जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हम। कैश बजट से रिलेटेड है। पाकिस्तान लिमिटेड, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान लिमिटेड इज अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी and sells a wide range of products. Since the sale of company has grown rapidly over a few years, company is planning to borrow money to meet working capital requirement. President of the Pakistan Limited has just approached the company's bank with a request for loan as it will assist the company in acquiring inventories. As the company has some difficulty in paying off its loan in the past, the loan officer has asked for a cash budget to help in determining whether the loan should be granted or not. For preparing cash budget, following data is available for 3 months from January to March, during which the loan will be used. अब इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। On 1st January, the start of the loan period, cash balance will be rupees 244,000. This is the opening balance of cash. ठीक है, यहीं से हमने स्टार्ट करना है। And account receivable rupees 856,000, of which 746 will be collected during January and 1 or 2 will be collected during Feb. The remainder will be uncollectible. Please. स्पीड चेक करेंगे जी प्लीज। कोई क्वेश्चन कर रहा है? माइक ऑन है किसी का? ओके। A past experience shows that 30% of month sales are collected in the month of sales, 60% in the month following sale and 8% in the second month following sales. ये वही पैटर्न है। 3 यानी मंथ में हमारी सेल कलेक्ट होगी और 98% टोटल कलेक्ट होगी। Other 2% represent bad debts that never collected. Budgeted sale and expenses for the 6 months are as follows. अब ये सारा आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं: सेल्स, परचेज, पेरोल, लीज पेमेंट, एडवर्टाइजिंग, इक्विपमेंट परचेज एंड डेप्रिसिएशन। इन तमाम हेड में एक वाहिद हेड है डेप्रिसिएशन, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपका कैश बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा because depreciation is a non-cash expense. उसके बाद merchandise purchase are paid in full month during the month following purchase. यानी मीन जिस मंथ में आप इसको परचेज कर रहे हो, पेमेंट उससे नेक्स्ट मंथ में करेंगे। अगर जनवरी की परचेज है, मैं उसको फरवरी में पे करूंगा। फरवरी की परचेज है, मैं मार्च में पे करूंगा, एंड सो ऑन। Accounts payable rupees 980,000 for merchandise purchase on 31st December, which will be paid during January. अलबत्ता जो दिसंबर की परचेज है, जो 980,000 वो आप पे करोगे जनवरी में। In preparing the cash budget, assume that 600,000 loan will be granted in January and repaid in June. Interest on loan will total 96,000 payable when the loan will be repaid. अच्छा, इस बजट क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस हैं परचेज के अलावा, हमें पेरोल, लीज पेमेंट, एडवर्टाइजिंग के बारे में ये नहीं बताया कि ये कब कब पे होगा। ये याद रखिएगा कि जिसके बारे में नहीं लिखा होता, हम we always assume that these expenses shall be paid in the month of occurrence. यानी जनवरी का एक्सपेंस जनवरी में पे करेंगे, फरवरी का फरवरी में, मार्च का मार्च में पे करेंगे। अब हमें कैश बजट बनाना है बेसिकली 3 मंथ पीरियड का, और टोटल में भी आपने बनाना है, यानी 4 कॉलम बनाएंगे आप: जनवरी, फरवरी, मार्च, और टोटल बजटेड फिगर फ्रॉम जनवरी टू मार्च। ठीक है जी। तो इसके हम एक्सेल की फाइल शेयर करता हूं मैं आपके सामने। दिस वन इज द पाकिस्तान लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 1, कैश बजट
फॉर 3 months फ्रॉम जनवरी टू मार्च। अब यहां पर हम 3 months बना लेते हैं इसके। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, और एंड पे एक कॉलम बना लेंगे टोटल का। ओके जी, ओके। अब क्वेश्चन के मुताबिक, फॉर्मेट के मुताबिक, सबसे पहले मैं, जैसे हमने फॉर्मेट पढ़ा था, सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लेता हूं। ओपनिंग बैलेंस जनवरी का उसने हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नाउ लेट्स सी, जनवरी का जो बैलेंस है, ये जनवरी 1 स्टार्ट ऑफ लोन पीरियड, द कैश बैलेंस विल बी ₹244,000। ये 244,000 मेरा कैश आ गया जनवरी में। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग दूंगा कैश रिसीट्स। अच्छा, अगले मंथ के जो ओपनिंग बैलेंस हैं वो डेफिनेटली हमारे क्लोजिंग बैलेंस पे बेस करेंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वही मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब देखें, हमें सबसे पहले सेल्स को लेना है कि सेल्स कब कब कलेक्ट होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे हम अकाउंट रिसीवेबल से, जो गिवन है। टोटल अकाउंट रिसीवेबल जब जनवरी स्टार्ट हुआ था तो 856 के थे, जिसमें 746 जनवरी में कलेक्ट होंगे और 102 फेब में। तो यहां मैं लिखता हूं अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन या कलेक्टेड। जनवरी में जो कलेक्शन हो रही है दैट इज 746,000, और फरवरी में जो कलेक्शन हो रही है, ये क्वेश्चन में ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, साथ साथ देखिएगा। और फरवरी में जो कलेक्शन हो रही है दैट इज 102,000। ये फरवरी में लिख दिया हमने। टोटल का कॉलम हम एंड पे बना लेंगे, उसको सिंपल फार्मूला लगाऊंगा तो टोटल होता जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह मैं नेक्स्ट मंथ्स में आता हूं, जनवरी की सेल में आता हूं। ठीक है, अब जनवरी की सेल कब कलेक्ट होगी? पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि 30% सेल्स इन सेम मंथ एज पर क्वेश्चन, 60% आफ्टर 1 month या इन नेक्स्ट मंथ, एंड रिमेनिंग 8% इन 2 months। ये पैटर्न मैंने आपकी आसानी के लिए साइट पे लिखा, और इस पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा। अब जो जो सेल है हमारे पास, अब देखिए हमारी जो सेल है दैट इज, जनवरी की सेल है 1350,000, सेल्स ऑफ जनवरी। और ये मैं यहां पर 1350 समझाने के लिए लिख रहा हूं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां तक है, टोटल के कॉलम तक। अब ये 1350 की जो सेल है, इसका 30% सेम मंथ में कलेक्ट होगा एज पर पैटर्न, यानी 405,000। इसी अमाउंट का 60% उससे नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट होगा, जो कि 810,000 बनेगा। और इसी सेल का 8% कलेक्ट होगा इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो ये टोटल सेल हो गई 1350 नहीं बनेगी, क्योंकि 2% अनकलेक्टेबल है, बैड डेट्स हैं, और बैड डेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, इन तीनों का टोटल वो नहीं बनेगा जो हम इन 1350 सेल के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह लेंगे सेल्स ऑफ फेब्रुअरी। अब फेब की जो सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1950,000। अब ये 1950,000 की, अब फरवरी की सेल, फरवरी से कलेक्शन शुरू होगी। मैं फरवरी में आऊंगा, इस सेल का 30% फेब में कलेक्ट होगा, और इसी सेल का 60% मार्च में कलेक्ट होगा, यानी 1170,000। और 8% जो है वो अप्रैल में होगा। अप्रैल इज नॉट माय बजट पीरियड। ठीक है जी, इसलिए हम सिर्फ उतना लेंगे जो जनवरी, फरवरी, मार्च में आ रहा है। नेक्स्ट मैं लेता हूं सेल्स ऑफ मार्च। अब मार्च की सेल जरा देखते हैं। मार्च की सेल क्वेश्चन में गिवन है 1.7 मिलियन, 1700,000। और 1700,000 की जो कलेक्शन है वो मार्च से शुरू होगी।
तो मार्च की जो सेल है 1700, इसका 30% कलेक्ट होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, और इसका 60% अप्रैल में और 8% मई में होगा, जिसको मैं टोटली इग्नोर करूंगा। ये सारी कलेक्शन आ गई सेल से रिलेटेड। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन हमने और पढ़ी थी लोन के हवाले से कि इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट अज्यूम दैट 600,000 लोन विल बी ग्रांटेड इन जनवरी, यानी 600,000 का लोन जो है वो जनवरी में कलेक्ट होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं रिसीट अगेंस्ट लोन, और ये हमें रिसीव हो रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी 600,000। ये सारी कैश रिसीट्स आ गई। पहले स्टेप पे हम इन कैश रिसीट्स को टोटल करेंगे, दिस वन। ये हर मंथ को मैंने टोटल किया, यानी पहले मंथ में जो रिसीट हो रही है वो 1751,000 है। सेकंड मंथ में हमारी कलेक्शन होगी फेब के मंथ में 1497, और मार्च के मंथ में 1788,000। ठीक है जी, ये ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, अब इसके बाद आइएगा कैश पेमेंट्स में, या कैश डिसबर्समेंट जो आप कर रहे हो। अब कैश पेमेंट किस किस मंथ में करनी है, कौन सी पेमेंट करनी है, ऑब्वियसली शुरू करूंगा जनवरी से, परचेजेस से। और परचेजेस के मुतालिक लिखा हुआ है मर्चेंडाइज परचेजेस आर पेड इन फुल ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग परचेज। जिस मंथ में परचेज कर रहे हो उससे नेक्स्ट मंथ में आप उसको पे करोगे। तो लिहाजा मैं लिखता हूं पेमेंट्स अगेंस्ट परचेज। तो अब जो जनवरी में पेमेंट होगी, यकीनी बात है जनवरी में पेमेंट दिसंबर वाली होगी, जो उसने अलग से दिया हुआ है 980,000, यानी 980,000 की अमाउंट जो है जो 31 दिसंबर की थी वो ड्यूरिंग जनवरी पे होगी। इसको मैं जनवरी के मंथ में लूंगा। जनवरी की जो परचेज है 754,000, ये फेब में पे होगी। और जो फेब की परचेज है 980,000, ये मार्च में पे होगी। और जो मार्च की परचेज है वो यहां पर पे नहीं होगी, ऑब्वियसली वो पे होगी अप्रैल में, एंड अप्रैल इज नॉट माय बजट पीरियड, वो मेरा बजट पीरियड नहीं है। अब इसी तरह नेक्स्ट हेड देखें, पेरोल। पेरोल के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, जिसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि कब पे हुआ, तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि वो उसी मंथ में परचेज हुआ, यानी जनवरी की पेरोल जनवरी में पे हो रही है, फरवरी की फेब में, मार्च की मार्च में। तो यहां पर मैं अब लिखता हूं पेरोल पेमेंट्स। तो जो जो पेमेंट दी हुई है क्वेश्चन में वहीं से कॉपी करें। 84,000 आप जनवरी में पे करोगे, 101,000 फरवरी में पे करेंगे। ये साथ साथ मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे। मार्च में 98,500 आप पे करोगे। पेरोल पेमेंट के बाद नेक्स्ट लीज पेमेंट, और ये भी सेम मंथ में आएगी क्योंकि इसकी कोई यहां डिस्कशन नहीं है, और ये तीनों मंथ में 100,000 है। लीज पेमेंट्स 100,000, 100,000 और 100,000, और ये सारी अमाउंट माइनस में मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हम पेमेंट्स कर रहे हैं। इसी तरह लीज पेमेंट के बाद एडवर्टाइजिंग, ये भी सेम मंथ में पे होगा। एडवर्टाइजिंग पेमेंट्स, और हम जो जनवरी की पेमेंट है 320,000 वो जनवरी में पे करेंगे। फरवरी की जो पेमेंट है 380,000 फेब में पे होगी। मार्च की 415,000 ये मार्च में पे होगी। और उसके बाद इक्विपमेंट परचेज आ जाएगा, और इक्विपमेंट परचेज सिर्फ उसने दिया जनवरी में परचेज होगा, तो ये सिर्फ जनवरी में हम लिखेंगे और किसी मंथ में हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, ये सारी पेमेंट थी, इसके अलावा और कोई पेमेंट नहीं है। अब इसको क्लोज करते हैं। अब ये क्लोजिंग खास तौर पे आपने समझनी है, टोटल का कॉलम भी, ये पहले आप इसको टोटल कीजिएगा, इन कॉलम्स को सिर्फ टोटल कीजिएगा पेमेंट्स को। अब इसका जो टोटल आ रहा है 980,000 से लेकर 98,000 तक 1582,000, और इसी को मैं कॉपी करूंगा तो अगले 2 मंथ का हमारे पास पेमेंट्स आ जाएंगी।
1335,000 और 1593,500। अब इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? देखिए, ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 244,000। 1751 आप बजट कर रहे हो कि जनवरी के मंथ में हमें कलेक्शन होगी, और 1582,000 हम जनवरी के मंथ में पे करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा आ जाएगा 413,000। और यही क्लोजिंग बैलेंस जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये फरवरी का ओपनिंग बैलेंस भी बन जाएगा 413,000। ठीक है, इसी तरह फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूं, यानी 413,000, इसमें प्लस करेंगे आप 1497,000 और माइनस करेंगे 1335,000, तो 575,000 जो है वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और यही क्लोजिंग बैलेंस अगेन मार्च में मैं ले जाता हूं। मार्च का ओपनिंग बैलेंस 575, 1788 की रिसीट होगी और 1593 की पेमेंट करोगे, तो 769,500 जो है ये हमारा क्लोजिंग कैश का बैलेंस आ जाएगा। अब जरा टोटल कॉलम कैसे करना है, जरा इसकी तरफ आते हैं। इसका जरा ख्याल से करना है, थोड़ा सा इसके अंदर एक ट्रिकी पॉइंट होता है कि जब मैं टोटल के कॉलम में आऊंगा, ओपनिंग बैलेंस में तीनों बैलेंस को टोटल नहीं करूंगा। ओपनिंग बैलेंस जो है, यानी आप ये शो करते हो कि ये जब पीरियड 3 मंथ पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो मेरे पास 244,000 का कैश अवेलेबल था। जितनी रिसीट हुई है अलबत्ता इसको मैं टोटल कर लूंगा, 746 और 102,000 को, ये सारों को टोटल किया, दिस वन, ये सारा टोटल आ जाएगा आपका एक एक अमाउंट का, और इसको फर्दर टोटल किया तो ये टोटल रिसीट आ गई 5036,000, यानी 3 महीने में जो टोटल कैश कलेक्शन होगी वो 5036,000 होगी। सेम इसी तरह मैं इसको टोटल करता हूं, पेमेंट्स को 2714,000, और इसका टोटल किया फर्दर दिस वन, ये आपका 5410,500 आ जाएगा। अब देखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे, उसी तरह जैसे पहले कैलकुलेट किया था। ओपनिंग बैलेंस 244,000, 3 महीने के यानी 3 मंथ पीरियड में 5036,000 आपकी कैश कलेक्शन होगी और ये आपकी पेमेंट होगी। तो ये एग्जैक्टली जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आएगा। ये मैं इसको रेड कलर कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए कि ये वेरीफाइड है। ठीक है, सिर्फ इसमें ओपनिंग बैलेंस को टोटल नहीं करना और क्लोजिंग बैलेंस को टोटल नहीं करना। ओपनिंग बैलेंस जब स्टार्ट करना है आपने, तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है, ऑटोमेटिकली एंड होगा तो क्लोजिंग बैलेंस पे ये एंड होगा, खुद ब खुद क्लोजिंग बैलेंस पे एंड होगा। दिस इज का टोटल कॉलम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। अब मैं जरा आप लोगों को देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। ये मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आपने ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि ये जो हमने कैश कलेक्शन की है कि क्या क्वेश्चन में करेंगे या वर्किंग 1 में। तो ये याद रखिएगा कि दोनों में कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं था तो मैंने इसको वर्किंग में ही ऐड कर लिया, वो क्वेश्चन में ऐड कर लिया। अदरवाइज अगर आपका बहुत लंबा क्वेश्चन होगा तो हम इसको वर्किंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिफिकल्ट। अच्छा, इंटरेस्ट को आपने पूछा कि कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो जून में पे होना है और हमारा बजट पीरियड जो है वो सिर्फ मार्च तक है। ठीक है, जी। डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि डेप्रिसिएशन हम इसलिए नहीं लेंगे कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है और नॉन कैश कैश बजट का हिस्सा नहीं होता। दूसरा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि जी 2% कलेक्शन जो है वो शॉर्ट है,
ऑब्वियसली शॉर्ट है क्योंकि 2% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रिकवर ही नहीं होगा, वो बैड डेट्स होंगे, इस वजह से हमें उसको लेने की जरूरत नहीं है। हम बना रहे हैं कैश बजट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैश बजट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी? Cash budget is the summary of budget which represent total cash inflows and total cash outflows। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अब ये टोटल कॉलम की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये दो तीन डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो ये समरी है, ये टोटल कॉलम इज एक्चुअली अ समरी ऑफ 3 मंथ, कि पूरे 3 मंथ में जब स्टार्ट होगा तो मेरा बैलेंस क्या होगा, तो मैं इन तीनों को टोटल नहीं करूंगा, मैं ये ओपनिंग बैलेंस लूंगा 244,000, और अलबत्ता जो ड्यूरिंग द 3 मंथ पीरियड जो कुछ आया उसको टोटल करूंगा, और जो कुछ पे किया उसको भी टोटल करूंगा। ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो अ वेरिफिकेशन, यू कैन से कि जो हम कैलकुलेशन की है उसको वेरीफाई भी यहां से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जी, परचेज को हमने सेम मंथ में क्यों नहीं लिया? ठीक है, अच्छा, परचेज को हमने सेम मंथ में इसलिए नहीं लिया कि आप ये क्वेश्चन को देखिए तो इसमें क्लैरिटी में लिख रहा है क्वेश्चन में कि आपकी जो सेल परचेज है वो आपकी नेक्स्ट मंथ में पे हो रही है, ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग परचेज, ठीक है, इस वजह से हमने इसको वहां नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाए, देखें अगर कोई क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस आ जाए, यहाँ कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, नेगेटिव आ जाए आप नेगेटिव शो करेंगे, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि पॉजिटिव का मीनिंग क्या है और नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट ने कहा जी कि लास्ट पॉइंट आई थिंक टोटल वाला कॉलम ऑप्शनल है। प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट ऑप्शनल, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। अगर आप देखो तो यहाँ पर टोटल बजटेड फिगर भी मांगा हुआ है, अगर जिस क्वेश्चन में नहीं मांगा हुआ तो बिल्कुल आप नहीं बनाएंगे, मैं एग्री करूंगा आपकी बात को, लेकिन जिस क्वेश्चन के अंदर टोटल का कॉलम रिक्वायरमेंट हो आपने इग्नोर नहीं करना, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। Why we take only January opening balance for total column? Because अभी मैंने बताया कि टोटल कॉलम जो है वो समरी है हमारी, और समरी में जब आप ये कहते हो जब 3 मंथ का पीरियड स्टार्ट हुआ था उस वक्त बैलेंस क्या था, और आखिरी बैलेंस क्लोजिंग के इक्वल क्यों आता है, क्योंकि हम कह रहे हैं जब 3 मंथ पीरियड क्लोज होगा तो हमारे पास बैलेंस क्या मौजूद होगा, तो दैट इज आल्सो अ समरी, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, फॉर्मेट की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट 2-3 होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता, अगर पहले आपने कहीं पढ़ा हुआ है कोई और फॉर्मेट उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, अलबत्ता आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, 600,000 का लोन जो हमने पे करना है वो क्यों नहीं लिया क्वेश्चन में, क्योंकि वो आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक ये रीपे होगा जून में, और हमारा बजट जो है वो क्लोज हो रहा है मार्च में, तो ये अगर तो बजट ये जून तक मांगा होता तो फिर डेफिनेटली हम इसको लेते जून के मंथ में। ये एक असूल याद रखना है, एक प्रिंसिपल याद रखना है कैश बजट में, सिर्फ जो कैश आ रहा है और जो कैश आउट हो रहा है सिर्फ उसको शो करोगे उतने पीरियड में जितने पीरियड की रिक्वायरमेंट है, उससे पहले कोई कैश आ रहा है किसी मंथ में वो भी आप इग्नोर करोगे, और इसके बाद के किसी मंथ में आ रहा है उसको भी इग्नोर करोगे, क्योंकि वो नेक्स्ट बजट में या प्रीवियस बजट में फॉल करेगा, ओके जी। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है जी, इसको जरा ध्यान से करना है आपने, इसको मैं करवाऊंगा और इसकी जरा कैलकुलेशन भी काफी लेंथी है, और इसको आपने जरा ध्यान से देखना है। अच्छा, जो पेमेंट ग्रांट हुई है उन जनवरी, जी, तो जनवरी के महीने में कैश आ रहा है आपके पास, पे नहीं कर रहे, तो हमने लिया हुआ है 600,000, ये नाउ यू कैन सी इन द क्वेश्चन, ये 600,000 जनवरी में लिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये बहुत केयरफुली करना है,
इसमें मैंने कुछ चेंजेस की थी क्योंकि क्वेश्चन में जो मैंने अमेंड किया हुआ था, तो ये मैं दोबारा भी शेयर कर लूंगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका क्योंकि इसके मुताबिक सोल्यूशन नहीं है जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। The following data was extracted from the books of Ramesh Limited as on July 1st July 2021। अब इसमें देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ की हमें बजटेड सेल्स गिवन है, 4 मंथ्स की, और ये यूनिट्स में है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो सेल गिवन है ये यूनिट्स में है। और आगे वो लिख रहा है जी सेलिंग प्राइस इज ₹3 पर यूनिट, हम ₹3 पर यूनिट सेल करेंगे। सेल्स आर इनवॉइस ट्वाइस पर मंथ, in the middle of the month and on the last day of the month। ये कॉन्सेप्ट मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया भी था। टर्म्स आर 2% फॉर 10 days एंड नेट 30 days, ठीक है। अच्छा, जब क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन आंसर है, मैं जैसे क्वेश्चन खत्म होगा तो मैं हर क्वेश्चन के एंड पे आपके जो क्वेश्चन है वो दूंगा। ओके, नमाज ब्रेक के लिए कह रहे हैं, हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूँ जरा ब्रेक दीजिएगा नमाज के लिए इनको 10 मिनट। ओके जी, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे सेलिंग प्राइस ₹3 पर यूनिट है। सेल्स आर इनवॉइस ट्वाइस इन मंथ per month in the middle of the month and on the last day of the month। Terms are 2% for 10 days and net 30 days, यानी 2% आप डिस्काउंट दे रहे हो अगर 10 days पर पेमेंट कोई कस्टमर करता है। सेल्स आर मेड इवनली थ्रू आउट द मंथ। ये जो वर्ड है इवनली थ्रू आउट द मंथ, इसका मतलब है कि डेली जो सेल है वो इक्वल है, यानी जो आपने सेल करनी है मिड ऑफ द मंथ और लास्ट डे ऑफ द मंथ वो इक्वल होगी। और इवन 50% ऑफ सेल्स आर पेड विद इन द डिस्काउंट पीरियड, और आधी सेल जो है वो डिस्काउंट पीरियड में कलेक्ट होगी और आधी जो है वो 30 डेज पीरियड में पेमेंट होगी, ठीक है जी। ये सारा हिस्सा जो मैंने पहला डिस्कस किया ये सेल से रिलेटेड है, सेल्स कलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है जी। अब सेकंड में आएंगे। सेकंड में वो लिखते हैं जी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वर 22,000 यूनिट ऑन 1 जुलाई, यानी जब जुलाई का मंथ शुरू हुआ था तो 22,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में मौजूद थे। Company's policy is to maintain 20% of stock each month end and represents 20% of the next month sale। जितनी अगले महीने की सेल होगी वो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर 34,200 kg on 1 July। Company's policy is to maintain closing inventory of each month equal to 40% of next month production requirements, ठीक है। तो और इसी तरह जो रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी है वो अगले महीने की जो परचेज रिक्वायरमेंट है उसका 40% होगा। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल मंथली प्रोडक्शन ऑफ 200,000 यूनिट इज, यानी 200 यूनिट्स पर जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ये गिवन है। 60 पैसा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, 30 पैसा डायरेक्ट वेजेस, 10 पैसा वेरिएबल ओवरहेड और 15 पैसा जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 1.15 है। फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूड्स 10,000 पर मंथ डेप्रिसिएशन ऑन प्रोडक्शन प्लांट एंड मशीनरी। इस ये जो 10,000 जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें 10,000 डेप्रिसिएशन शामिल है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि डेप्रिसिएशन को नहीं लेना कैश बजट में, तो चूंकि इसके अंदर इंक्लूड है तो मैं माइनस करूंगा। और आगे लिखते हैं जी प्रोडक्शन सैलरीज एंड वेजेस आर पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। वेजेस उसी मंथ में पे होंगी जिस मंथ में आपकी रिलेट करती हैं, यानी जुलाई की वेजेस जुलाई में पे होंगी, अगस्त की अगस्त में होंगी एंड सो ऑन। सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 8% ऑफ ग्रॉस सेल्स, और सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 8% है सेल्स के। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो 40,000 पर मंथ हैं, ऑफ विच ₹1,000 पर मंथ रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो टोटल फिक्स्ड वाले हैं वो 40,000 हैं, जिसमें 1,000 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन है, ये लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये कैश नॉन कैश एक्सपेंस है। Selling and administrative expenses and all production overheads are paid in the following month in which they are incurred। ये जितने भी expenses हैं, चाहे वो variable production overhead है, fixed production overhead है, selling expense है, administrative expenses हैं, ये सारे अगले महीने में पे होंगे। यानी जुलाई में जो पे होंगे वो जून वाले हैं, जून में जो पे होंगे
अगस्त में जो पे होंगे वो जुलाई से रिलेट करेंगे एंड सो ऑन। Cash balance are expected to be rupees 32,000 on 1st August 1st August। ये 1st August का बैलेंस है, ये तो मैंने चेंजेस की थी, ये इसलिए आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें 1st जुलाई होगा, ये मैंने चेंजेस की थी इसमें। अब इसके क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट ये है कि द बजटेड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स फॉर ईच ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 महीने का मुझे प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो प्रोडक्शन बजट को रिकॉल कीजिएगा जो हमने पढ़ा था। प्रोडक्शन बजट में हमें क्या करना होता है, 3 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 कि कितने यूनिट सेल किए, नंबर 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या होगी, नंबर 3 ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या होगी। ये 3 चीजें जो है वो यहां पर हम लेंगे। अब ये क्वेश्चन 2 जो है, इसमें हमने सबसे पहले जो बनाना है वो प्रोडक्शन बजट है। इसका पार्ट ए कर रहा हूं, प्रोडक्शन बजट, और 3 मंथ का बजट है। तो 3 मंथ्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इस ऊपर हेडिंग देता हूं प्रोडक्शन बजट की। ओके, तो प्रोडक्शन बजट में मैं स्टार्ट करूंगा पहले बजटेड सेल्स इन यूनिट्स, और वो क्वेश्चन में गिवन है जी। यहां से आते हैं क्वेश्चन में, ये जरा लेंथी क्वेश्चन है, जरा देखते जाइएगा कि जुलाई की जो सेल है, ये सारी सेल्स है ऊपर, बजटेड सेल इन यूनिट्स। जुलाई की सेल है 100,000 यूनिट्स, अगस्त की सेल है 140,000 यूनिट्स, और सितंबर की सेल है 150,000। अक्टूबर की भी सेल दी हुई है, लेकिन वो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 3 मंथ का बजट बनाना है। अब इसमें ऐड करूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब इसकी पॉलिसी हमने पढ़ी थी क्वेश्चन में, और इसकी पॉलिसी ये है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है दैट रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। यानी इट मींस को जो जुलाई की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अगस्त की जो सेल है उसका 20% होगी, यानी 140,000 का 20% 28,000। इसी तरह जो अगस्त की जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो सितंबर की सेल का 20% होगा, विच इज 30,000। हाउएवर द सितंबर की जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अक्टूबर की परचेज का 20% होगा, और अक्टूबर की परचेज है 120,000, जो कि बनेगा 120,000 इंटू 20%। और ये मैं वर्किंग यहाँ शो भी कर देता हूँ, यानी 120,000 इंटू 20%, यानी अक्टूबर की परचेज लेकर प्रोडक्शन लेकर उसका 20% लेंगे। तो ये पहला स्टेप होता है कि हम इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं। अब इसको ऐड किया तो ये 128,000, 170 और 174,000 यूनिट्स मुझे इन मंथ में प्रोड्यूस करने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पिछले मंथ से आएंगे, जिसको ओपनिंग इन्वेंट्री कहेंगे ऑफ फिनिश गुड्स, उसको लेस करेंगे। अब देखें ये लेस कैसे करेंगे। जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन के अंदर गिवन है 22,000 यूनिट्स, तो यहां से मैं 22,000 लेस करता हूं। अच्छा, अब अगस्त की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री के इक्वल है, यानी जो जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी सेम वही मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी अगस्त की। सेम इसी तरह जो अगस्त की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही सितंबर की मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है अगस्त की, वही सितंबर की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 30,000। जब इसको लेस करता हूं और इसको लेस करने के बाद अमाउंट निकालूंगा, दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन बजट। यानी इतने यूनिट मुझे इन मंथ्स में तैयार करने हैं। और ये प्रोडक्शन बजट मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में भी, कि ये हमेशा यूनिट्स में होता है। ठीक है जी, ये सारा यूनिट्स में होगा। यानी जुलाई के मंथ में मुझे 106,000 यूनिट्स बनाने हैं,
अगस्त के मंथ में 142,000 और सितंबर के मंथ में 144,000 यूनिट मुझे बनाने हो। अब इसकी बी रिक्वायरमेंट में आते हैं। क्वेश्चन की बी रिक्वायरमेंट जो है सेकंड वाली, उसमें वो कहता है प्रोडक्शन परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स फॉर ईच ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। ये सिर्फ 2 मंथ की रिक्वायरमेंट है और परचेज बजट मांगा हुआ है। याद रखिएगा, परचेज बजट डायरेक्टली नहीं बन सकता। परचेज बजट बेस करता है यूजेज पर और यूजेज बेस करती है प्रोडक्शन पर। तो बनाऊंगा तो मैं वही, लेकिन पहले यूजेज बजट बनेगा और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे हम परचेज बजट। ठीक है, तो हेडिंग जो दूंगा वो मटेरियल परचेज बजट ही दूंगा, क्योंकि मैं बना तो वही रहा हूं बजट, लेकिन इसमें 2 बजट बनेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मटेरियल यूजेज बजट चाहिए। अब मटेरियल यूजेज बजट 2 महीनों का बनाना है, जुलाई और अगस्त का। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन बजट ही ले आता हूं मैं। जुलाई का बजट यहां ले आते हैं 106,000 और अगस्त का बजट जो है वो 142,000। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं मटेरियल यूजेज पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल कंज्यूम होगा। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.60 केजी पर यूनिट, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक यूनिट को बनाने के लिए 0.6 केजी मटेरियल यूज होगा। अब 0.6 केजी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये मटेरियल यूजेज बजट बन चुका है मेरा इन केजी, ये यूनिट्स में। ये पहला स्टेप था मेरा। पहले तो मैं इस बजट को बनाऊंगा मटेरियल यूजेज को, यानी इट मींस जुलाई में मुझे 63,600 यूनिट केजी चाहिए होगा मटेरियल और अगस्त में 85,200 मुझे रिक्वायर होगा। अब इसको मैंने यूजेज बजट को कन्वर्ट करना है मटेरियल परचेज बजट में। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने रिवाइज किया होगा कि परचेज बजट को मैं कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 चीजें और चाहिए, सेम उसी तरह जैसे प्रोडक्शन बजट में ली थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री, बट दिस टाइम द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो मैं ऐड करता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, जरा देखते हैं। वो लिखता है जी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ईच मंथ इक्वल टू 40% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, यानी जो नेक्स्ट मंथ की मेरी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसका 40% होना चाहिए। अब जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 85,200 का 40% लूंगा, लेकिन अलबत्ता अगस्त की जो है वो सितंबर पर बेस करेगी और सितंबर की कैलकुलेशन मुझे यहां शो करता हूं मैं अलहदा से। देखिए सितंबर में 144,000 यूनिट मैंने बनाने हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 0.6 केजी यूज होगा और इसका 40% जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मैं यहां लाता हूं। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बन गई 144,000 इंटू 0.6 इंटू 40%, तो 34,560 जो है मुझे इन्वेंट्री चाहिए होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ अगस्त। जो अगस्त की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बेस करेगी सितंबर की इन्वेंट्री पर। ठीक है जी, इसलिए वो सितंबर की मैंने कैलकुलेशन सेपरेटली की। सितंबर का कॉलम नहीं बनाएंगे आप, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें पहले इसको ऐड करेंगे, क्योंकि जो चीज क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है वो आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, वो वर्किंग में जाएगी। क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे लेंगे? जो जुलाई की क्लोज ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्वेश्चन में गिवन है 34,200 केजी, वो यहां से लेस कर दिया, यानी ये पहले से हमने खरीदा हुआ है। और अगस्त में जब जाएंगे तो जुलाई की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है
दैट इज 34080, वो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा, दैट इज मटेरियल यूसेज, मटेरियल परचेज बजट इन केजी यूनिट्स में, ठीक है जी। अब इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 63,480 और इसको माइनस किया तो 85,680। ये मटेरियल मुझे बाय करना पड़ेगा इन केजी, इन किलोग्राम्स, ठीक है जी। ये मेरा सेकंड पार्ट हो जाता है क्वेश्चन का, मटेरियल परचेज बजट। एक चीज याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आपको वो डाटा एक्सपेक्ट करना होता है। अब डाटा तो ये जो दिया हुआ है वो तीनों बजट्स के लिए है, तो इसलिए जो जो चीज मुझे जहां चाहिए मैं उसके मुताबिक उसको चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे लास्ट में, तो लास्ट में वो पूछ रहा है कैश फोरकास्ट या कैश बजट फॉर अगस्त। सिर्फ अगस्त के मंथ का बजट बनाना है, और यहां अब मैं कैश बजट बना रहा हूं फॉर अगस्त। ये सिर्फ एक महीने का बजट है, ठीक है जी। तो अब वही कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा रिसीट्स और पेमेंट्स का, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आते हैं, यानी जब मंथ स्टार्ट होगा अगस्त का तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। स्टार्ट ऑफ द मंथ मेरा ओपनिंग बैलेंस 32,000 रुपीज होगा, ठीक है जी। बेशक यहां ले आते हैं इसको, अगस्त का 32,000। अब पूरे मंथ में कितनी कैश रिसीट्स होंगी, इसके लिए मुझे पहले पैटर्न बना लेना जरूरी है, ठीक है। ये पैटर्न बना रहा हूं मैं किसी भी एक मंथ पे। लेकिन क्वेश्चन की उस वर्डिंग पे आते हैं कि वो ये कह रहे हैं जी कि जो आपकी सेल्स है वो इवनली थ्रू आउट द मंथ है और साल में मंथ में 2 मरतबा होगी। मसलन अगर जुलाई की जो सेल है उसकी इनवॉइसिस मैं कब कब करूंगा, फर्स्ट इनवॉइस मैं इसको इनवॉइस नंबर ए कर देता हूं। इनवॉइस ए जो है वो हाफ अमाउंट की होगी, और इनवॉइस बी जो है वो भी हाफ अमाउंट की होगी। अलबत्ता जो इनवॉइस ए है ये मिड ऑफ द जुलाई होगी, और जो इनवॉइस बी है वो एंड ऑफ जुलाई होगी। अब जरा कलेक्शन में आते हैं, कलेक्शन कब कब करेंगे हम, जरा देखिएगा। जो पहली इनवॉइस है उसको मतलब लिख रहा है कि इसकी जो 50% अमाउंट है दैट विल बी पेड इन डिस्काउंट पीरियड, यानी मिड ऑफ द जुलाई। आप 15 डेट अगर लगाओ तो यानी 10 दिन में पेमेंट हो जाएगी, तो जुलाई की पेमेंट जुलाई में कलेक्ट होगी। तो इसकी जो फर्स्ट पेमेंट है, यानी ये फर्स्ट पेमेंट वो हमें कब रिसीव होगी, ये होगी हमें इन जुलाई, और ये 50% होगी एट 2% डिस्काउंट। ये मैं जरा पैटर्न आपके सामने जरा ब्रीफली लिख रहा हूं, ठीक है। और सेकंड रिसीट कब होगी, यकीनी बात है सेकंड 30 डेज के बाद होगी, तो इन अगस्त होगी, और ये भी 50% होगी। लेकिन चूंकि ये 30 डेज में हो रही है तो विथ नो डिस्काउंट, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा। हमेशा पहली रिसीट पे डिस्काउंट होना है, दूसरी पे डिस्काउंट नहीं होना। और जो इनवॉइस भी आपने रेज की है एंड ऑफ द जुलाई, ठीक है, वो भी इनवॉइस आपने कलेक्ट करनी है इन अगस्त, तो ये भी अगस्त में चली जाएगी 50% एट 2% डिस्काउंट। और इसी तरीके से जो सेकंड रिसीट है वो आपकी कलेक्ट होगी अगस्त में, क्योंकि हाफ में ये 30 डेज वाली है तो अगस्त के एंड पे कलेक्ट होगी, तो इन अगस्त 50% विद नो डिस्काउंट। तो ये पैटर्न जो मैंने बनाया यहां से यहां तक ये सारा रिसीट पैटर्न है। अब इस पैटर्न के मुताबिक जो जुलाई की एक सिर्फ सेल जो है दिस वन, ये सिर्फ जुलाई में कलेक्ट होगी, इसको मैं रेड कर रहा हूं, ये जुलाई के मंथ में आएगी। तो मैं चूंकि बजट अगस्त का बना रहा हूं तो अगस्त में 3 पेमेंट रिसीट होगी जुलाई की सेल की, ठीक है। एक जो मिड वाली है विथ नो डिस्काउंट, एक एंड वाली नो डिस्काउंट, और एक जो एंड वाली है वो 2% डिस्काउंट पे। तो लिहाजा इसको हम लिखते हैं तीनों कलेक्शंस को, जुलाई सेल्स कलेक्टेड इन अगस्त
ठीक है, अब इसके मुताबिक देखिए कि मैं मिड ऑफ द मंथ वाली पहले लेता हूं। मिड ऑफ द मंथ वाली जो सेल है वो आपकी कलेक्ट होगी अगस्त में, लेकिन इस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा। अब देखिए कैसे अमाउंट निकालेंगे, ये मैं वर्किंग ब्रैकेट में बना रहा हूं। पहले तो आइएगा जुलाई की सेल कितनी थी। जुलाई की सेल आप देखें 100,000 यूनिट थी। इसको पहले रुपीज में कन्वर्ट करो। हम 3 रुपए में सेल कर रहे हैं। एज पर क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज 3 पर यूनिट, यानी 300,000 मेरी सेल होगी। इसकी आधी इनवॉइस जो है वो मिड ऑफ द मंथ है, यानी 50% मिड ऑफ द मंथ है। और इस अमाउंट का 50% कलेक्ट होगा हमें यहां पर, यानी ये 2 मरतबा 50% आ रहा है। पहला 50% टोटल सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, दूसरा 50% वो जो कि डिस्काउंट पीरियड के बाद कलेक्ट हो रहा है, सेकंड रिसीट में कन्वर्ट हो रहा है। ये अमाउंट जो मैंने आपकी कैलकुलेशन की, ये पहली अमाउंट आएगी, यानी 100,000 इंटू 3 इंटू 50% इंटू 50%, ये 75,000 की कलेक्शन हो गई। ये वाली कलेक्शन मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट की है। ठीक है जी, इसको मैं इटैलिक कर रहा हूं। अब एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द जुलाई जो है उसकी इनवॉइस 2 मरतबा कलेक्ट हो रही है, 2 टाइम कलेक्ट हो रही है। एक दोनों जो अगस्त में हो रही है, एक 2% डिस्काउंट पर और दूसरी 50% डिस्काउंट विद नो डिस्काउंट। तो लिहाजा अब मैं एंड ऑफ द मंथ आता हूं, और एंड ऑफ द मंथ जो आपकी सेल होगी वो जुलाई की चूंकि सेल है 100,000 इंटू 3 इंटू 50% इंटू 50% इंटू 98%। ये 98% क्यों लिया, क्योंकि इस सेल पे हमें 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जब मैं 2% डिस्काउंट दूंगा तो 98% मेरी कलेक्शन होगी। यानी इस अमाउंट को अब अगर हम कैलकुलेट करें, 100,000 इंटू 3 इंटू 50% इंटू 50% इंटू 98%, तो 73,500 अबाउट आ गई। ये वाली फर्स्ट रिसीट मैंने कैलकुलेट की आपके साथ। और सेकंड रिसीट जो है वो सेम वही है जो हमने ऊपर डिस्कस की, ये 100,000 वाली विद नो डिस्काउंट। तो यहां लिखूंगा एंड ऑफ द मंथ, और मैं सारी सेल वही लिख लेता हूं, 100,000 इंटू 3 इंटू 50% इंटू 50%, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, और ये अमाउंट भी एग्जैक्टली 75,000 होगी। तो ये मैंने आपके सामने अभी सिर्फ जुलाई की सेल ली है जो अगस्त में कलेक्ट होगी। अब जरा अगस्त की सेल में आता हूं, तो अगस्त की सेल में आऊंगा तो अगस्त की सेल सिर्फ अगस्त में ये वाली आएगी, यानी इसी पैटर्न को अगर फॉलो करता हूं तो अगस्त की सेल जो हाफ सेल है, हाफ सेल जो इनवॉइस मिड ऑफ द अगस्त आप रेज करोगे वो अगस्त में कलेक्ट होगी। तो उसको आप लिख लेते हैं हम, अगस्त सेल कलेक्टेड इन अगस्त, यानी सेम मंथ, और वो सिर्फ एक है जो मिड ऑफ द मंथ वाली है। और इसकी जो कलेक्शन हो रही है वो अगस्त की सेल लेनी है। अगस्त में देखें कितने यूनिट आपने बेचे थे, 140,000, और एक यूनिट आप 3 रुपीज में सेल कर रहे हो। और इसका जो हाफ सेल आपने मिड ऑफ द मंथ की, और इसकी हाफ सेल जो है वो कलेक्ट हो रही है और 2% डिस्काउंट पे हो रही है, 98%। ये अमाउंट जो है ये भी अगस्त में कलेक्ट होगी, 140,000 इंटू 3 इंटू 50% इंटू 50% इंटू 98%, तो 102,900 आ गई। ये मेरी सारी की सारी कलेक्शन है इस मंथ की, जो कि बनेगी 326,400, यानी 326,400 की अमाउंट जो है वो मेरी कलेक्ट होगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब इसी तरह मैं इसकी पेमेंट्स में आऊंगा, कैश पेमेंट्स। अब पेमेंट्स की देखते हैं। पेमेंट्स में सबसे पहले तो मुझे जो दिया हुआ है वो यहां से लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब मटेरियल के लिए मटेरियल यूजेज बजट हम बना चुके हैं, लेकिन मटेरियल यूजेज परचेज बजट हम बना चुके हैं, यानी 63,480 kg मुझे जुलाई में परचेज करना है,
और 85,680 केजी मुझे अगस्त के मंथ में पे करना है। अब जरा इसके यहां देखते हैं कि पेमेंट कब करनी है। तो मटेरियल के मुतालिक वो क्या लिख रहा है जी यहां पर, जी मटेरियल के मुतालिक देखते हैं हम कहां पे लिख रहे हैं अगस्त का। जी मटेरियल के मुतालिक कुछ कहीं नहीं लिखा कि कब पेमेंट होगी, तो सेम मंथ में लेंगे। इसका मतलब अगस्त में जो मैं मटेरियल परचेस लूंगा वो मटेरियल परचेस अगस्त का होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं लिखता हूं जी पेमेंट अगेंस्ट परचेस ऑफ मटेरियल। अब कितनी पेमेंट करनी है, 85,680 केजी है, ये अमाउंट नहीं है। 85,680 केजी मैंने बाय करना है अगस्त में। जब बाय करूंगा तो कितने में बाय करूंगा, इसकी मुझे प्राइस चाहिए। प्राइस कैसे निकालेंगे, जरा यहां देखें। एक यूनिट बनाते हुए 0.6 केजी लगेगा और कॉस्ट भी 0.6 केजी है। इसका मतलब रेट 1 रुपी पर केजी बना, ठीक है। देखो ना, आप 1 रुपए केजी में एक चीज खरीदते हो और आप कहते हो जी 0.6 केजी मैंने इसमें यूज कर लिया। अगर 0.6 केजी आपने यूज कर लिया है तो फिर कॉस्ट भी 0.60 लगी, ठीक है। तो ये 1 पर केजी है, तो इसका मतलब जब 1 पर केजी हुआ तो इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट सेम होगी, यानी केजी भी वही है और अमाउंट भी वही है, ठीक है। यानी यहां मैं लूंगा 85,680 इंटू 1। ये 1 मैंने स्पेशली लिखा फार्मूले में ताकि आपके ज़हन में रहे कि ये 1 से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है। उसके बाद मटेरियल के बाद हम वेजेस में आते हैं, और वेजेस के मुतालिक अलबत्ता लिख रहा है प्रोडक्शन वेजेस एंड सैलरीज आर पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। ये भी सेम मंथ का लेना है, यानी इसका मतलब जो अगस्त में पेमेंट करनी है वो अगस्त की सैलरीज है। अब अगस्त की सैलरी कैसे निकलेंगी कि अगस्त में आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी पेरोल या पेमेंट ऑफ वेजेस। देखें अगस्त के मंथ में आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, ये लिखे हुए 142,000। इसकी मैं वर्किंग यहां शो करता हूं आपके सामने। 142,000 यूनिट आप बना रहे हो, बनाओगे बजट के मुताबिक, और उसमें 0.30 पर यूनिट वेजेस पे करेंगे। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरी 142,000 इंटू 30%, 42,600। ये सेकंड पेमेंट आएगी मेरी इन द मंथ ऑफ अगस्त। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आगे अगले जितने भी एक्सपेंस हैं, चाहे वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है, सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये सारे उसने लिखे इन द फॉलोइंग मंथ होंगे। यानी इसका मतलब जो मैं अगस्त में पे करूंगा वो जुलाई का मंथ होगा। अब मैं जो जितनी कैलकुलेशन करूंगा वो जुलाई के मंथ की करूंगा। अब मैं लेता हूं वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स पेड। अब कितने पे करने हैं, देखिए उसने लिखा है 0.10 पर यूनिट, और जुलाई में प्रोडक्शन है 106,000, यानी 106,000 इंटू 0.10, 106,000 इंटू 0.10, ये 10,600 मैंने पे करना है अगस्त में अगेंस्ट वेरिएबल ओवरहेड्स में। अलबत्ता फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखनी है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है 0.15। ऑलवेज रिमेंबर, ये प्लीज नोट डाउन, जब भी मैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकालूंगा पेमेंट के हवाले से तो उसमें एक तो डेप्रिसिएशन नहीं आनी चाहिए, वो इसके अंदर शामिल है एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन वो कहता है कि 10,000 की डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो जब इंक्लूड है तो मैं माइनस करूंगा, लेकिन पहले टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकालता हूं। यहां स्टूडेंट एग्जामिनेशन में मिस्टेक क्या करता है कि वो जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकालेगा तो चूंकि जुलाई के मुझे चाहिए तो जुलाई की प्रोडक्शन उठा लेगा, जो कि गलत है। ये याद रखिएगा कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जब भी आपने कैलकुलेट करने हैं नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल पे करने हैं। दिस वन नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल 200,000, यानी क्योंकि फिक्स कॉस्ट बाय नेचर चेंज नहीं होती, इसलिए उसी यूनिट पे निकालेंगे जहां से उसको पर यूनिट में कन्वर्ट किया।
ठीक है। तो ये जो फिक्स कॉस्ट निकलेगी वो इस तरह निकलेगी 200,000 इनटू, और पर यूनिट कॉस्ट है फिक्स की 15 पैसा 0.15, ये टोटल कॉस्ट आ गई। यहां तक टोटल कॉस्ट निकलेगी और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूड है, जो 10,000 है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा 200,000 इंटू 0.15 और माइनस कर देता हूं 10,000, तो ये बनेगा 20,000। ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो मैंने पे करने। अब ये सारा जो ऊपर चार कॉस्ट थी ये मैंने ले ली। अब यहां से चलते हैं, वो लिखता है सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 8% ऑफ ग्रॉस वेज। अब सेलिंग एक्सपेंस लूंगा और वो कह रहा है 8% ऑफ द ग्रॉस वेज। आप बजट बना रहे हो अगस्त का, और उसमें उसने हिंट क्या दिया हुआ है कि अगस्त में जो पेमेंट करोगे वो आपके पिछले महीने की पेमेंट है, तो लिहाजा मुझे जुलाई की सेल का 8% लेना है। जुलाई की सेल का 8%। अब जुलाई की सेल कितनी है एज पर क्वेश्चन? 100,000 यूनिट्स। 100,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट 3 रुपीज में सेल करोगे और उस पे 8% आपने सेलिंग एक्सपेंस होंगे। ये कैलकुलेशन हम यहां कर लेते हैं, 100,000 इंटू 3 इंटू 8%, ये अमाउंट आएगी 24,000। ये मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो मैंने पे करने हैं, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस जो अगस्त में पे करेंगे वो भी वही हैं जो जुलाई में पे करेंगे। ठीक है। और उसके बाद सिर्फ एक रह गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और वो 40,000 दिए हुए हैं पर मंथ, जिसमें 1,000 डेप्रिसिएशन है, वो सिंपली लेस कर दो। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड जब लोगे तो आप कैसे लोगे? सिंपल 40,000 में से 1,000 लेस कर दोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज द नॉट अ पार्ट, वो आप लेस कर दोगे। तो ये 39,000 अमाउंट आ गई। अब ये मेरी सारी की सारी पेमेंट जो है वो मुकम्मल हो गई। टोटल पेमेंट जो आ रही है वो मेरी वो 221,880 है इस मंथ में। अब मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल लूंगा, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि ओपनिंग बैलेंस लिया 32,000, इसमें प्लस किया 326,400 और माइनस किया 221,880, तो 136,520 जो है दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अगस्त। ठीक है जी। नाउ दैट इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि किस तरह आपने कैलकुलेशन की, काफी लेंथी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। अब मैं आपके जरा क्वेश्चन देखता हूँ और आंसर देता हूँ आप लोगों के। ओके, ₹1 ये मैं नोट डाउन भी करता हूँ, साथ ही इकट्ठे जवाब देता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस का। एक तो आपने क्वेश्चन किया कि ₹1 को मैं रिपीट कर दूं, बिल्कुल मैं कर देता हूँ ₹1 को। क्लोजिंग रिक्वायरमेंट 40%, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Why we are not calculating the month of September? क्योंकि बजट पीरियड नहीं है, जो बजट पीरियड है उसके मुताबिक कैलकुलेट करोगे। $769,500, ये आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट मटेरियल परचेज। अच्छा जी, अब मैं ये क्वेश्चन आपके नोट किए हैं, अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं। ठीक है, रिसीट पैटर्न। जी, तो पहली बात तो ये है कि आपका क्वेश्चन ये है जी कि ₹1 जो है वो मैंने कैसे ली है। क्वेश्चन में आइएगा डेटा में,
मैं आप अगर इस एग्जांपल को वक्ती तौर पे छोड़ता हूँ, सिंपल मैं बात करता हूँ कि आप 1 kg खरीदते हो 10 रुपीज में, ठीक है जी, 10 रुपी में। अब 1 kg जो है वो 10 रुपी के इक्वल है, और आप कहते हो जी आधा केजी मैंने यूज किया, हाफ केजी उस प्रोडक्शन में यूज किया। तो मेरा सवाल सिंपल ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि एक यूनिट जो बनाया उस पर कितना मटेरियल इन अमाउंट लगा, केजी नहीं कह रहा, केजी तो 0.5 मैंने बताया। तो ये बात है, जब हाफ केजी लग रहा है और 1 kg जो है वो 10 रुपीज का है, तो इसका मतलब है कि 5 रुपीज की कॉस्ट आई। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो अगर मैं ये लिख रहा हूं कि 0.6 kg पर यूनिट मेरा यूज हुआ है मटेरियल, जिसकी कॉस्ट 0.6 है, यानी 0.6 kg इज इक्वल टू 0.6 रुपीज, तो 1 kg इज इक्वल टू ₹1। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मैंने 40% यहां ली है उसको मैं रिपीट करता हूं, रिवाइज कर दूं, तो बिल्कुल मैं रिवाइज कर देता हूं। अच्छा, ये बाकी क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ दोबारा से, तो जरा मुझे ये पहले इन क्वेश्चंस का आंसर दे लेने, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर। अच्छा, ये जो 40% वाली अमाउंट है, ये जो मैंने ली है यूसेज बजट में दिस वन, आपका क्वेश्चन ये है कि ये कैसे आई, प्लीज फॉलो द वर्डिंग। अभी भी येलो कलर से हाईलाइटेड है कि द कंपनीज पॉलिसी इज टू मेंटेन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ईच मंथ इक्वल टू 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। यानी जो आपने अगले महीने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए जितना मटेरियल चाहिए उसका 40% जो है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए। अब देखें, जब मैं जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालता हूं, मुझे ये चाहिए कि अगस्त में कितना मटेरियल चाहिए, और अगस्त में मुझे मटेरियल चाहिए 85-200 का केजी के, 85-200 केजी चाहिए। तो इसका 40% जो है वो मुझे जुलाई में खरीदना पड़ेगा, तो इसलिए इसका 40% दिया। इसी तरह जो अगस्त में 40% मैंने लिया हुआ 34,520, वो सितंबर की जो आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है, जो कैलकुलेट कैसे होगी 144,000 इंटू 0.6 और उसका 40%। ठीक है जी। उसके बाद 769,500 की अमाउंट मेरा ख्याल यहां नहीं आ रही, पिछले क्वेश्चन में 769,500, ये बैलेंस कैसे आ रहा है दिस वन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आप क्या करोगे कि ओपनिंग बैलेंस दिस वन प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, सिंपल। ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको मैं येलो कलर करता हूं, ये अमाउंट में ये अमाउंट प्लस करोगे, रिसीट प्लस करोगे, पेमेंट माइनस करोगे, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 769,500। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट को स्टूडेंट ने कहा जरा रिवाइज कर दें, तो बिल्कुल मैं रिवाइज कर देता हूं एक दफा फिर। देखिए, आपने पहले प्रोडक्शन बजट बनाया, और प्रोडक्शन बजट मेरा 106,000 है जुलाई का और अगस्त का। पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कि इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना मटेरियल परचेज नहीं चाहिए, रिक्वायर होगा, यूज होगा। तो मैंने वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 kg लगेगा एक यूनिट को बनाते हुए। अगर मैंने 106,000 यूनिट बनाने हैं और 0.6 kg यूज होगा एक यूनिट को बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा मटेरियल यूजेज आ जाएगी दोनों मंथ। अब उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने अभी एक्सप्लेन की कि कैसे निकली है, और खुद बहुत ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो निकल आएगी, क्योंकि जो जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अगस्त की ओपनिंग है, और इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, 34,200 दिस वन, ये गिवन। उसके बाद रिसीट पैटर्न की तरफ मैं दोबारा आता हूं। ये जो मैंने पैटर्न बनाया था, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, थोड़ा सा वर्डिंग को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह इसमें कभी मसला नहीं आएगा। देखो, ये पैटर्न किसी एक महीने का बनाना है और इसी को कंटिन्यू करना है नेक्स्ट मंथ में। मैंने जुलाई का पैटर्न बनाया, और पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन में कहता है सेल्स आर इनवॉइस ट्वाइस पर मंथ इन द मिड ऑफ द मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ। तो मैंने क्या लिखा कि जो जुलाई की सेल है उसकी इनवॉइस, दो इनवॉइस से क्रिएट हो, एक इनवॉइस मिड ऑफ जुलाई और एक एंड ऑफ जुलाई, और ये दोनों 50-50 होंगी, हाफ अमाउंट, यानी 50% ऑफ द टोटल सेल। ठीक है जी। अब इस यहां तक तो मैंने ये कैलकुलेट किया इनवॉइस ए और इनवॉइस बी।
फिर फर्दर वो कहता है कि जो टर्म्स आर 2% फॉर 10 डेज, अगर कस्टमर 10 दिन में मुझे पेमेंट करेगा तो मैं उसको 2% डिस्काउंट दूंगा, और नेट 30 डेज, अदरवाइज 30 दिन में मैंने उसको पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है कस्टमर से। Sales are made evenly throughout the month and 50% of sales are made paid within the discount period। यानी इसका मतलब ये जो आधी अमाउंट आई है उसका 50% जो है वो हमें डिस्काउंट पीरियड में रिसीव होगा, या और वो उसी मंथ में होगा। क्योंकि देखो उस मंथ में क्यों हो रहा है, मिड ऑफ द जुलाई का मतलब है 15 जुलाई, 15 जुलाई, और 10 दिन के अंदर पेमेंट कर रहा है 25 जुलाई, तो सेम मंथ में आ रहा है। ये अगस्त में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये 30 डेज में पेमेंट हो रही है, और 30 डेज का मतलब है अगर मिड ऑफ जुलाई को मैं इनवॉइस रेज करता हूं तो मिड ऑफ अगस्त में ये कलेक्ट होगी। इसी तरह जो एंड ऑफ द जुलाई है वो तो यकीनी बात है, चाहे 10 दिन में पेमेंट हो या 30 दिन में पेमेंट हो, वो तो आपकी होनी ही अगस्त में। और लेकिन जो पहली पेमेंट रिसीट होगी इसकी केस, उस पे 2% डिस्काउंट हम देंगे और दूसरी पे डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इस पैटर्न से ये पता लगा कि जुलाई की 3 अमाउंट्स ऐसी हैं जो अगस्त में आएंगी, और अगस्त की एक अमाउंट अगस्त में आएगी। ठीक है जी, ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया। जी अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों ने पूछा है जी, यहां से चलता हूं मैं। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अदर ओवरहेड पेड इन द नेक्स्ट मंथ। जी, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है इन द फॉलोइंग मंथ, इसलिए हमने उसको नेक्स्ट मंथ में लिया। अच्छा अच्छा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये असल में आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ के आए हुए हैं। जब भी हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्प्शन रेट यानी पर यूनिट रेट में जब भी कन्वर्ट करेंगे, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है बजटेड लेवल पे। रीजन क्या है, रीजन सिंपल इतनी सी है कि ये कॉस्ट अगर मैं ज्यादा यूनिट बनाऊंगा या कम बनाऊंगा, ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी, और ये कॉस्ट उतनी ही होगी जितनी आपने बजट की है, वह मैं बजट ही बना रहा हूं। तो लिहाजा इसलिए हमेशा याद रखना है, जब भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आए आपने उसको उतने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है जो नॉर्मल कैपेसिटी है। ठीक है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज कंफ्यूजिंग, हाउ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मींस मटेरियल यूसेज बजट। भाई देखिए बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, रिक्वायरमेंट कहते हैं यूसेज को है, इसको मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट भी हम कहते हैं कि हमें इन यूनिट्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा। अगर इस वर्डिंग को गौर करो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट कहते हैं यूसेज को है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन आपने किया कि डायरेक्ट लेबर और से हमने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया और डायरेक्ट ₹03 पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया। लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि हमें किसी किस्म का कोई भी पर यहां पर ये देखिएगा ऑर्स नहीं दिए हुए, पर यूनिट में दिया हुआ है। जब पर यूनिट में दिया हुआ है देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द ऑर्स। ऑवर्स वहां कैलकुलेट करते हैं जहां बजटेड उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, जो डायरेक्ट लेबर बजट इन आवर्स निकालो। जब जरूरत नहीं है तो हम सीधा यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसको कैलकुलेट कर देंगे। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स इन प्रोडक्शन बजट 22,000। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो, आपके सामने नजर आएगा यहाँ पर 22,000। ये ऊपर करूंगा तो ये 22,000 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 22,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, 50% ऑफ सेल रिकवर्ड इन डिस्काउंट पीरियड, और उसे हाफ क्यों कर रहे हैं, देखें उसको हाफ इसलिए कर रहे हैं कि आपकी सारी सेल 50% जो है ना, वो 50 सॉरी जो सारी सेल है वो एक इनवाइस नहीं है, वो 2 इनवाइसेस है। अब जुलाई की जो आपकी सेल है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई, वो 50% पहले ही 50% पे गई, फिर उस 50% का 50% जो है वो हमें डिस्काउंट पीरियड में रिसीट होगा, इसलिए 2 मरतबा आपको नजर आ रहा है कि मैंने 50% किया। और फिक्स वेरिएबल ओवरहेड और ओवर वेरिएबल ओवरहेड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी आपको बताया भी है, फिर रिपीट कर रहा हूं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वो ओवरहेड्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते हैं।
इसलिए उसको उतने यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे जितना बजट कर रहे हो। लेकिन जो आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकालोगे वो हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि वो इन टोटल अमाउंट चेंज नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन करने से पहले कहा कि क्वेश्चन के डाटा के अंदर चेंजेस किए हैं। ये क्वेश्चन मैं दोबारा आपको क्वेश्चंस जो है शेयर कर दूं, क्योंकि जब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन मैंने इसमें अमेंड करने होते हैं, खुद बनाता हूँ कई क्वेश्चन, तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली इसमें कुछ जब सॉल्व करता हूँ तो चेंजेस करनी पड़ती है। ठीक है जी। ग्राफिकली समझा सकते हैं पैटर्न को, ये लीजिए देखिए, ये जुलाई की सेल है, जुलाई की सेल है मेरी टोटल, इन यूनिट्स नहीं कह रहा, अमाउंट्स में 300,000। ठीक है जी। इसकी पहली इनवॉइस, फर्स्ट इनवॉइस में कब बनाऊंगा? ऑन 15 ऑफ जुलाई को मैं इनवॉइस रेज करूंगा, और इनवॉइस होगी ₹150,000 आदि। अब जैसे मैंने 15 जुलाई को इनवॉइस रेज की, तो मैंने इसकी कलेक्शन कब होगी, पहले इसकी बात कर लेते हैं। वो ये कहता है जी कि इसकी 50% अमाउंट जो है वो विद इन डिस्काउंट पीरियड होगी, यानी 10 दिन के अंदर होगी। यानी 25 ऑफ जुलाई मैं कलेक्ट करूंगा 50% ऑफ ₹150,000, बट सब्जेक्ट टू डिस्काउंट। यानी जो 25 जुलाई को मुझे कलेक्शन होगी वो 50% होगी, 1,50,000 का। देखो कलेक्शन इनवाइस की होनी है, आपने 1,50,000 की इनवाइस बनाई है, उस इनवाइस का जो आधी अमाउंट है वो आपको कलेक्ट हो जाएगी 1,50,000 सब्जेक्ट टू डिस्काउंट। ठीक है जी, इसको यहां ले आता हूं, ये चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बाकी अमाउंट है वो 30 दिन में कलेक्ट होगी, यानी 15 ऑफ अगस्त को कलेक्ट होगी, और ये होगी 50% ऑफ 150,000, और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं आएगा। सेम इसी तरह जो जुलाई की दूसरी इनवॉइस है वो आपकी 30th ऑफ जुलाई को रेज करो, और वो भी 150,000, यानी आज साल महीने में 2 मरतबा इनवॉइसेस रेज करनी। और जो पहली कलेक्शन है वो इसके 10 दिन के अंदर होगी, यानी 10 ऑफ अगस्त को आप कलेक्ट करोगे, और ये कलेक्ट कितना करोगे? एग्जैक्टली सेम 50% ऑफ 150,000 सब्जेक्ट टू डिस्काउंट, और जो बाकी 50% अमाउंट है वो आप कलेक्ट करोगे 30 दिन में, यानी 30th ऑफ अगस्त ये कलेक्ट करोगे, और ये अमाउंट होगी 50% ऑफ 150,000। ठीक है, तो ये इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। देखो ये अगर मैं यहां से इसको एरो लगा दूं तो यहां से 4 हिस्सों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी मींस बजटेड कैपेसिटी। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब हम कैश बजट बनाते हैं तो ये मंथली बेसिस पर होता है। नॉर्मल कैपेसिटी एनुअल डिटरमिन की जाती है, और उसमें कुछ मंथ में प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कुछ मंथ में कम होती है। जब आप उस बजट को मंथ वाइज कन्वर्ट करोगे तो नेचुरली वो अमाउंट किसी मंथ में कम आएगी, किसी में ज्यादा आएगी, लेकिन जो टोटल कॉस्ट है वो पूरे पीरियड की सेम रहेगी, इसलिए हम उसको नॉर्मल कैपेसिटी कहते हैं। is not, doesn't mean that normal production level is equal to budgeted level in the same period. डिस्काउंट को एक्सपेंस में शो नहीं करना। देखें, डिस्काउंट को हम एक्सपेंस में शो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। हम सीधा बस कैश में से माइनस कर देते हैं कि हमें ये रिसीव ही नहीं। इसका जो सिंपल लॉजिक है वही है। ओके जी।
अच्छा, सेल ऑफ जनवरी में 8 इन 2 months, लेकिन एक मंथ में लिया। ये 2 month का मतलब ये है कि 2 महीने बाद मिलेगा, 2 महीने नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 2 month बाद मिलेगा 8%, तो वो मैंने 8% लिया हुआ। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 25 से 30, ये आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है मुझे। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो उसकी कैलकुलेशन सिंपल है, जितने यूनिट आपने बनाने हैं उसको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता हूँ कि आगे हम जब चलेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने दिए हैं जो कि इजी हैं, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अब इससे आगे जो बाकी क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो पास्ट पेपर्स के उनमें से उन क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, उनकी तरफ आता हूँ। और ज्यादा जो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो ऑब्वियसली हमें कैश बजट की करनी है, तो मैं कैश बजट की ही तरफ आता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैनो के नाम से, ये आपका पास पेपर में आया हुआ है विंटर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें भी रिक्वायरमेंट ये है कि कैश बजट फॉर ईच ऑफ द 4 months अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, वर्क टू नियरेस्ट रुपीस। अच्छा, अब ये वर्क टू नियरेस्ट रुपी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अमाउंट ऐसी आ जाती है जो कि एग्जैक्टली उसके इक्वल नहीं है, जो नियरेस्ट रुपी है उसमें लेकर आएंगे, नियरेस्ट रुपी, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट किए हैं और फिक्स्ड कैसे की, ओके। देखिए, सेलिंग एक्सपेंसेस उसने कहा है 8% ऑफ सेल्स, ये देखिएगा 8% ऑफ सेल्स। तो मैंने सेल उठाई जुलाई की, जुलाई की सेल है 300,000, उसका 8% लिया, ये 24 आ गया। अब फिक्स्ड ओवरहेड 20,000 कैसे बन रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स्ड ओवरहेड जब भी कैलकुलेट करोगे तो आपने नॉर्मल कैपेसिटी लेवल लेना है जिस पर आपने एस्टिमेट की है कॉस्ट पर यूनिट, वो 200,000 यूनिट है और 15 पैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 30,000 मेरे फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे। उस 30,000 में 10,000 डेप्रिसिएशन है, तो 30,000 में से 10,000 जब लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 20,000 बन जाएंगे, वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। देखिए, देखिए आप अगेन कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने ये कहा कि जुलाई की एक रिसीट जुलाई में आएगी और 3 अगस्त में आएगी, तो 4 ही उसकी रिसीट है, पूरी होगी तो 5 डेज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप डेज में क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, आप मंथ्स में कैलकुलेट करोगे। आपकी जो जितनी भी सेल है वो सारी कलेक्ट हो चुकी है। अगर सेलिंग एक्सपेंस के लिए हमने अगस्त के यूनिट क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए कि क्योंकि हमने अगस्त का जो एक्सपेंस है वो सितंबर में पे कर, मैं कैश बजट बना रहा हूँ अगस्त का, और तो यकीनी बात है जुलाई का एक्सपेंस निकालूंगा और जुलाई का एक्सपेंस हम अगस्त में पे करें, इसलिए हमने इसको जुलाई का लिया। ओके, अब प्लीज मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, और उस क्वेश्चन में ये पास पेपर के क्वेश्चंस में आता हूं। इसका, हाँ, जो मैं बता रहा था कि इसका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह मैं विद इन 3 to 4 डेज में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे, सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली आप मैं सोल्यूशन देता जाऊंगा, आप सॉल्व करते रहोगे। आप सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन में हम क्लास में डिस्कस जरूर कर लेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन क्लासेस, ठीक है। कोर्स कंप्लीशन भी करना है तो मैं जो मेन क्वेश्चंस होंगे आइंदा के बाद सिर्फ वो क्वेश्चन उठाऊंगा और वो करवा दिया करूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लें। इसमें कैश बजट बनाना है 4 मंथ का, तो मैं पहले ही डाटा बना लेता हूँ। 4 मंथ कौन से हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और ये क्वेश्चन है MANNO, मैनो। जुलाई, अगस्त,
सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने का इसमें हमने बजट। ओके जी, अब आइएगा यहां पर, पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। मैनो बिगेन ट्रेडिंग एज अ कार क्लीनर इन जून। In September, Mano will take delivery of new equipment costing 2,400, which will be paid for half in the month of delivery and half in the following month. Please, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो एग्जामिनेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया को हाईलाइट जरूर करें कि आपने एक, असल में ये नया बिजनेस है, उसने कहा कि न्यू इक्विपमेंट खरीदा 2,400 का, मुझे खरीदने से कंसर्न नहीं है, कैश बजट में कंसर्न इससे है कि ये पेमेंट कब होगी। वो लिख रहा है कि हाफ उसी मंथ में होगी जिस मंथ में डिलीवरी कर रहे हैं, यानी इन द मंथ ऑफ सितंबर, और हाफ आप पे करोगे इन द फॉलोइंग मंथ। तो इस वर्डिंग से क्लियर हो गया कि ये 2,400 की जो अमाउंट है, इसमें 1,200 आप पे करोगे इन द मंथ ऑफ इन द मंथ ऑफ सितंबर, और 1,200 पे करोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। Equipment is expected to last for 2 years. It's okay, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं कैश बजट से। Mano charges on average ₹20 to clean the cars and has decided to clean a maximum of 100 cars per month. He receives cash on the day the cars are cleaned. ये तो सिंपल है क्या कि आप बजट ये कर रहे हो कि हर महीने में 100 कार्स की आप वॉशिंग करोगे, क्लीनिंग करोगे, और क्लीन करने के 20 रुपीज चार्ज करते हो, और आप उसी दिन कैश रिसीव करोगे जिस दिन क्लीन करेंगे, यानी सेम मंथ में आ गया इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ये रिसीट आएगी, पहली पेमेंट है। नेक्स्ट, इट इज नाउ जुलाई एंड मैनो हैज 50 कार्स इन हिज अप्रोच, but he is gaining a reputation for reliability and quality of service, and he expects that this number to go up by 30% each month until his maximum is reached. Every car cleaned once a month. अब देखें, वो ये कह रहा है कि इस वक्त मैनो के पास जुलाई के महीने में 50 कारें, it is now July and Mano had 50 cars in his approach, यानी उसके पास 50 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, अप्रोच में है, यानी जो जिसका समझ ले कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। और वो ये कह रहा है कि रिलायबिलिटी और रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए वो कहता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी 30% जो है वो हर मंथ में इंक्रीज होगी, यानी नंबर ऑफ कार्स 30% हर महीने इंक्रीज होंगे अनटिल हिज मैक्सिमम इज रीच्ड, और मैक्सिमम ऊपर दिए हुए 100, यानी उसके पास जो कैपेसिटी है वो 100 कार्स को क्लीन करने से ज्यादा की नहीं, मैक्सिमम वो कार्स जो क्लीन कर सकता है वो 100, ठीक है। इस कैलकुलेशन को मैं पहले आपको शो करके दिखाता हूं सेपरेटली, यानी अगर मैं ये कहता हूं कि जुलाई के मंथ में वो कितनी कार क्लीन करता है, नंबर ऑफ कार्स क्लीन, तो उसने कहा है 50 कार्स। अगस्त के अंदर वो ये कह रहा है जी कि आपकी, अब वो कहता है हर महीने में 30% इंक्रीज है, यानी यहां पर 50 कर रहे हो तो 30% इंक्रीज कर दो, 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब अगस्त के महीने में आप 65 कार्स जो है वो वॉश करोगे, क्लीन करोगे। सितंबर के मंथ में अगर देखें तो फर्दर 30% इंक्रीज होगा, जो कि बनेगा 85, और अक्टूबर के मंथ में अगर मैं 30% इस अमाउंट का इंक्रीज करता हूं तो ये 111 बनता है। अब यहां जरा आप लॉजिकल समझिएगा, वो ये लिखता है कि आपकी जो 30% इंक्रीज हर महीने होगी अनटिल हिज मैक्सिमम इज रीच्ड, यानी मैक्सिमम से एक्सीड नहीं कर सकता, तो यहां पर आप 111 नहीं लोगे, 100 लोगे। तो ये 4 जो आप कार्स है वो क्लीन करोगे जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर, ठीक है जी। इससे आगे आइएगा, मैनो हैज ऑब्टेन्ड 1 मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लीनिंग द कार्स ऑफ अ लोकल डॉक्टर सर्जरी एंड विल स्टार्ट इन अगस्त। मैनो विल रिसीव देम ₹50 ईच टाइम ही क्लीन्स देयर कार्स। अब ये कह रहा है कि उसने एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़ा है कार को क्लीन करने के लिए, एक लोकल डॉक्टर का, विच ही विल स्टार्ट इन अगस्त,
और उसको आप 50 रुपए इनवॉइस करोगे हर मरतबा जब उसकी गाड़ी को क्लीन करोगे, ठीक है। The local car association wants to use Manus services starting when he has his new equipment. This will be a monthly contract for 75 per month. अच्छा, अब वो ये कहते हैं जी कि लोकल कार एसोसिएशन ये चाहती है कि मैनो की जो सर्विसेज दे रहे हैं, मैनो सर्विसेज के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए, न्यू इक्विपमेंट चाहिए जो उसको मंथ, दिस विल आल्सो बी अ मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर 75 पर मंथ, जो उसको 75 पर मंथ में उसको हायर करना पड़ेगा। Both clients will pay Manus the month after he has cleaned the cars, और दोनों क्लाइंट जो है वो मैनो को पे करेंगे आफ्टर ही हैज क्लीन द कार। अच्छा, अब ये जरा पॉइंट यहां से एक दफा फिर क्लियर करता हूं, ये दो अलग कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट तो ये है कि मैनो के एक डॉक्टर की कार को उसने पॉलिश करना है या क्लीन करना है, जिसमें 50 रुपीज वो चार्ज करेगा पर मंथ, ठीक है, यानी जितने दफा कोई क्लीन करेगा। अब नंबर ऑफ टाइम नहीं बताया तो 1 मंथली कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ तो एक लेंगे। और लोकल कार एसोसिएशन जो है वो ये कह रहे हैं जी कि आप वो भी मैनो की सर्विसेज चाहता है और विच ही हैज हिज न्यू इक्विपमेंट, और उसके लिए उसका 75 पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ये सारे रेवेन्यू है और लिखता है बोथ क्लाइंट विल पे मैनोस द मंथ आफ्टर ही हैज क्लीन द कार्स। अब यहाँ पर याद रखेगा जो पहली क्लीनिंग हमने डिस्कशन की है वो उसी मंथ में कैश मिलेगा और इन दो की जो कलेक्शन है वो अगले महीने, ठीक है। Mano has not taken a salary so far, but intends to draw 1,000 each month starting in August. यानी मैनो कोई सैलरी नहीं ले रहा, लेकिन उसने ये फैसला किया है कि हर महीने 1,000 रुपए वो बिजनेस से विड्रॉ करेगा, लेकिन अगस्त से ऑनवर्ड। Costs are 5% of income and are paid in the month incurred. और जितनी कॉस्ट जो है वो इनकम का 5% होगी और उसी मंथ में पे होगी जिस मंथ में वो इनकर हो रही है। और बैलेंस ऑफ मैनस करंट अकाउंट इज एक्सपेक्टेड टू 200 एट द बिगिनिंग ऑफ अगस्त एंड बैंक हैज ऑथराइज्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 1,000। हमारे पास जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं जिसको कैश कह लो, कैश बैलेंस, वो 200 है, लेकिन 1,000 की मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मौजूद है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में डेटा जरा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आऊंगा यहां पर ओपनिंग बैलेंस पे। जब जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ तो उसने दिया हुआ है हमें कि जब मंथ स्टार्ट होगा तो 200 रुपीज जो है ये मेरी ओपनिंग बैलेंस होगा। ये 200 हमने यहां लिख दिया। अब मैंने रिसीट्स कैलकुलेट करनी है। अब मैं इसको इस तरह लूंगा कि ये जो रेगुलर सेल कर रहा है ना, जो 20 रुपीज चार्ज करेगा पर कस्टमर से और 50 कार्स अप्रोच में है, 30% बढ़ेगा, इसको हम कैश सेल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैश, पहले तो ऊपर लिखते हैं कैश रिसीट्स। अब इसमें लिखता हूं जी कैश सेल्स, ठीक है। और इसके लिए ये वर्किंग नंबर 1 जो मैंने बनाई है उसी को कंटिन्यू कर, यही वर्किंग 1 हो जाएगी हमारी, वर्किंग नंबर 1। अच्छा, ये कार क्लीन कर रहे हैं और प्राइस हम उससे कितनी चार्ज कर रहे हैं, ये देखिए। मैनो चार्जेस ऑन एवरेज 20 टू क्लीन द कार्स and has decided to clean a maximum of 100 cars per month. He receives cash on the day the car are cleaned, यानी उसी वक्त उसको कैश मिलेगा। 20 रुपीज 20 रुपीज, ये सारा मैंने 20 कैलकुलेट कर लिया। अब इसको जब कैलकुलेट करूंगा और मल्टीप्लाई करता हूं, 1000, 1300, 1700 और 2000, ये मेरी कैश सेल्स आ जाएगी। सिंपल, 1000 यहां पर आएगा, 1300 अगस्त में, 1700 सितंबर में और 2000 अक्टूबर। अच्छा, अब मैं जरा आगे चलता हूं। ये जो डॉक्टर वाला केस है, मैनो हैज ऑब्टेन्ड 1 मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लीनिंग द कार्स ऑफ अ लोकल डॉक्टर सर्जरी which he will start in August. Mano will invoice them ₹50 each time he cleans the car. अब चूंकि नंबर ऑफ मैंने बताया क्लीन्स नहीं दिए हुए तो हम 50 रुपीज ही लेंगे।
तो 50 रुपीज कब कलेक्ट होगा? तो डॉक्टर्स कार कलेक्शन, ठीक है, ये अगस्त से हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है। और नीचे उसने लिखा हुआ है बोथ क्लाइंट विल पे मैन ऑफ द मंथ आफ्टर ही हैज क्लीन द कार। इसका मतलब अगर हम अगस्त में उसकी कार क्लीन करेंगे तो हमें कलेक्शन होगी सितंबर में, ठीक है, ये 20 रुपीज, सॉरी 50 रुपीज, और अगस्त में भी हमें कलेक्शन होगी 50 रुपीज, ठीक है जी। इसी तरह तीसरा आता है जी के लोकल कार एसोसिएशन wants to use manual services starting when he has its new equipment, यानी जिस वक्त उसने न्यू इक्विपमेंट लिया उसी वक्त से उसने स्टार्ट किया, उसके लिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट 75 पर मंथ है और इसकी भी पेमेंट अगले महीने से होनी है। तो ये एसोसिएशन यानी लोकल कार कलेक्शन इस तरह लिख देते हैं वर्ड। और ये जुलाई में जो सर्विस दोगे उसकी कलेक्शन अगस्त में होगी, अगस्त की जो होगी वो कलेक्शन सितंबर में होगी और अक्टूबर में 75, ठीक है। यहां तक अभी हमारी सारी कैश कलेक्शन हुई है, सारी की सारी कैश कलेक्शन, ये इतनी अमाउंट में कैश कलेक्शन मिलेगा, यानी 1000 मेरा कलेक्ट होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये आगे कलेक्शन लेते जाएंगे 1375 अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर, ये सारी कैश कलेक्शन है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं जी कैश पेमेंट तो सिर्फ एक ही दी हुई है और वो है, वो लिखते हैं जी कि मैनो सॉरी एक तो ड्राइंग्स है, सॉरी, ठीक है, यहां पर दो आएगी, तो कैश पेमेंट्स, इसमें दो कैश पेमेंट्स आएंगी। द फर्स्ट कैश पेमेंट वो कह रहा है कि मैनो हैज नॉट टेकन अ सैलरी सो फॉर बट इंटेंड्स टू ड्रॉ ₹1000 ईच मंथ स्टार्टिंग इन अगस्त, यहां तक रुकते हैं, यानी इसका मतलब वो अगस्त से स्टार्ट करेगा और इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, क्योंकि ऑनर जब कोई चीज विड्रॉ करता है वो ड्राइंग्स है, अगस्त से वो 1000 विड्रॉ करेगा। तो उसके बाद वो ये लिखते हैं जी कि जो कॉस्ट है वो 5% ऑफ इनकम है। अब इनकम मुझे कैलकुलेट करनी है, इनकम के लिए मैं वर्किंग टू बना रहा हूं। देखिए उसी तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मेरी इनकम क्या होगी? एक तो वही इनकम है जो अभी कैलकुलेट की आपकी 1000 जो कैश सेल है। अब ये जो 50 की इनकम है जो सितंबर में कलेक्ट हो रही, असल में ये अगस्त की इनकम, इसको अगस्त में लाए, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। और जो कार कलेक्शन की जो आपकी इनकम है वो जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों अमाउंट को हमने लिया, ये मेरी टोटल इनकम आ गई, दिस इज नॉन एज इनकम। और अब इसकी कॉस्ट क्या होगी? वो कहते हैं जी कि जो कॉस्ट है वो 5% ऑफ इनकम है, 5% ऑफ इनकम, यानी इनकम का 5% अगर लेता हूं तो 54 है, ठीक है। और इसका आगे मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरा 71, 91 और 106 आएगी, ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी। और वो लिख रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कॉस्ट आर पेड इन द मंथ इनकर्ड, जिस महीने में इनकर हुई है उसी मंथ में पे करोगे। तो 54 आप पे करोगे जुलाई में, 71 अगस्त में, 91 सितंबर में और 106 अक्टूबर। इसके अलावा डेटा में और कोई चीज फर्दर हमारे पास नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर सबसे पहले आपने कहा था कि सितंबर में न्यू जो है ना वो हमने परचेज किया है 2400 रुपए में, तो ओके ओके क्वेश्चन में यही कह रहा है कि न्यू इक्विपमेंट हमारा सितंबर में परचेज है, तो वो हमारा काम स्टार्ट होगा लोकल कार एसोसिएशन के साथ सितंबर में। फिर ठीक है, डन हो गया, वो मैं ठीक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने वो लिया भी नहीं है, सॉरी, वो मैं वो लेगा 75 ऐड हो रहा है ना सर इनकम में? नहीं। इक्विपमेंट यहाँ पे वो मैं करता हूँ, ठीक। इक्विपमेंट देखे ना आपका 2400 का, ये तो मैंने लिया ही नहीं अभी पेमेंट्स में, इसकी आधी नहीं सर, पेमेंट आपको दी गई सर काइंडली सितंबर। इसमें सर ये इनकम तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसमें से, आप लोकल एक कार नहीं एसोसिएशन के समझा साथ सकता वो। कितना मरा हुआ है। आप एक मिनट ठहर जाइए, अभी ठीक होता है आपको। एक चीज अभी रह गई थी, उसकी बात मैं उसको करता हूँ, ठीक है।
पहले इस पॉइंट को देने, ये तो मैंने लिया ही नहीं अभी। जी ठीक In है। September, Mano will take delivery of new equipment 2400, which will be paid for half in the month of delivery, half in the following month. Okay, इसका मतलब है कि इसकी जो पेमेंट कर रहे हो इक्विपमेंट की, वो आप करोगे अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर में, ठीक है जी, क्योंकि सितंबर में आपने लिया है तो 1200 सितंबर में और 1200 अक्टूबर में। अब इसको मैं यहां ठीक करता हूं, ये जो अमाउंट आ रही है, ये आपकी जो पेमेंट है 50, सॉरी दिस वन, ये हमारी स्टार्ट होगी सितंबर से, तो इसकी जो पेमेंट आएगी वो अक्टूबर में आएगी, ठीक है। क्योंकि जो लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो वर्ड है वो ये है कि स्टार्टिंग व्हेन इज न्यू इक्विपमेंट, यानी जिस मंथ में न्यू इक्विपमेंट आएगा उस मंथ से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सितंबर से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, लेकिन पेमेंट हमें आएगी अक्टूबर में। तो लिहाजा यहां से भी मैं इसको चेंज करूंगा, ये सितंबर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये अमाउंट अब चेंज हो जाएंगी 50, 68, 91 और 106। ये मेरी सारी पेमेंट्स आ गई। इसको टोटल करेंगे, ये। अब इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस निकालें। देखिए ओपनिंग बैलेंस 200 था, पहले इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख ले, क्लोजिंग कैलकुलेट कर ले, फिर ओपनिंग लेते हैं। 200 प्लस 1000 कैश रिसीट हुआ और माइनस किया हमने 50, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 1150 हो गया, जो अगस्त का ओपनिंग बैलेंस होगा, दिस वन। अब इसी तरह इसको कैलकुलेट किया, ओपनिंग बैलेंस है 1150, इसमें 1300 मैंने प्लस किया जो कैश रिसीट है, 1068 माइनस किया, कैश बैलेंस हो गया 1382। यही बैलेंस यहां ले आते हैं और अब इसको कैलकुलेट करें, 1382 प्लस 1750 और माइनस 2291, 841 बैलेंस, और यही ओपनिंग बैलेंस आएगा अक्टूबर का। और इस अक्टूबर के बैलेंस में 841 में 2125 प्लस करूंगा और 2306 माइनस करूंगा, तो ये 660 मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। These are the closing balances at the end of each month. जी, ओके। ओके, ये मैं इसको ठीक कर ले, तो ये असल में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मैंने लिख दिया, ये असल में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर है, ठीक है। कैलकुलेशन में फर्क ही आएगा, मंथ सिर्फ चेंज। दिस श्योर। एक्सक्यूज मी सर। जी बिल्कुल। सर इसमें जो हमारी क्या कहते हैं कैश रिसीट हो रहा है, जी, वो हमारी चेंज नहीं हो जाएगी? क्योंकि अगस्त में हमारी जो है वो 50 नहीं होगी, 65 होगी। 50 तो हमारी जुलाई की है ना। 50 हमारी जुलाई की, हम अगस्त टू ऑनवर्ड बना रहे हैं, तो जी वो जी हमारा ठीक है चेंज सर। हो वो जाएगा ये असल में वो कंप्लीटली। पहले मैंने सॉरी मंथ जून लिया था, वो जुलाई लिया था, उस वजह से मसला। ये जुलाई में 50 होगी, वो तो मुझे बजट पीरियड नहीं है, उसको छोड़ रहा हूँ। अगस्त में 65 आ जाएगा, सितंबर में 85, अक्टूबर में 100 और नवंबर में भी 100 आ जाएगा, ठीक है जी। ये लिंक है, ये खुद ही ठीक हो जाए। और कोई क्वेश्चन जी, जो स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर दूसरा ये भी तो होगा ना, पेमेंट भी तो नीचे चेंज होगी ना, 1200 जो हमने पेमेंट की है वो भी सितंबर और अक्टूबर में हो जाएगी। जी, असल में वो मंथ चेंज हुए ना, वो उसकी वजह से सारा मसला।
जी ये सर सामने को वालेकुम अस्सलाम। सर ये 75 जब आपने वहां से मूव किया अक्टूबर से, तो सर ये जो यहाँ से वर्किंग टू में भी से तो 75 वो निकलना चाहिए ना, क्योंकि फिर इसका 8% वहां से निकल जाता है, क्योंकि इसका ये अक्टूबर का मैं आपकी आवाज कट रही है, मुझे कुछ सर क्लियर नहीं हुआ। सर वो कह रहे हैं कि जो वर्किंग टू है वो भी तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ना, वो भी आपने वही जुलाई अगस्त वाली ली हुई है, उसको भी तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर करना पड़ेगा ना। 1300 तो ये हमारी जुलाई की थी ना। नहीं, ये अगस्त की है, आप चेक कर सकते हो, ये मैंने लिंक की हुई है फाइल, उसमें मसला नहीं है। जी ठीक हो ड्राइंग में लेकिन इशू आएगा वो ना। जो 75 वाला है ना सर, वो तो हमारा सितंबर का जो है वो अक्टूबर और नवंबर में हो जाएगा ना। जी देखिए, जो अगस्त की है ना आपकी अमाउंट, ये 1300, ठीक है, ये ये इसकी इनकम 75 वाली 1300। जी क्वेश्चन में दोबारा आते हैं, एक दफा फिर सारी चीजें देखिए, क्योंकि ये एक मंथ चेंज करने की वजह से मेरा सारा बजट में मसला आया। देखो मैं एक एक चीज इसको चेक कर रहा हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ। सितंबर में आपने इक्विपमेंट खरीदा और पेमेंट सितंबर और अक्टूबर में की, दिस वन ठीक हो गया, ये ओके है। आगे चलिए, आपने जो सर्विस देनी शुरू की है वो जुलाई में 50 कार्स है, जो कि बजट पीरियड नहीं है। इसका मैंने वो 30% बढ़ाते हुए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कैलकुलेट किया, क्योंकि 100 से आप एक्सीड नहीं कर सकते। ये मेरी इन 4 महीनों की इनकम आ गई, दिस वन विच इज फाइन। ठीक है जी, इससे आगे चलिए। जो डॉक्टर है, डॉक्टर वाली जो रिसीट है, उसकी आपकी अगस्त से स्टार्ट होगी तो सितंबर में पहली पेमेंट रिसीव होगी। अब जब अगस्त में स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आएगा 50, ठीक है जी, और ये सितंबर में पेमेंट रिसीव होगी। ये मैंने ठीक कर लिया। अब आप देख लो एक मंथ से कितना फर्क पड़ रहा है। यानी आपने अगस्त से उसको सर्विस देनी शुरू की और 50 रुपीज चार्ज करने शुरू कर दिए। ये 50 रुपीज आप चार्ज कर रहे हैं अगस्त से, सितंबर, और उसकी पेमेंट कलेक्शन होगी सितंबर से। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो लोकल कार मैन्युफैक्चरर को जो है उस दिन लोग है जिस वक्त इक्विपमेंट लिया है, इक्विपमेंट आपने लिया है। हेलो जी जी सर, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जब कार वॉश करेगा तो तब पैसे देगा 50%, 50 रुपीज जो है ना वो, ये डॉक्टर जी वाली। जी तो ये अगस्त के महीने में नहीं होगी पेमेंट? माना विल इनवॉइस देम 50 रुपीज ईच ही क्लीन देयर कार। ये नीचे नहीं, तीसरी आप ऑप्शन में है ना, बोथ क्लाइंट्स विल पे मानो द मंथ आफ्टर ही ये हैज देखो प्लीज, मेरी बात सुनिएगा। मानो विल इनवॉइस देम 50 ईच टाइम ही क्लीन्स द कार, ये इनवॉइस है। पेमेंट इसके यहाँ लिखी हुई है, बोथ क्लाइंट विल पे मानो द मंथ आफ्टर ही क्लीन्स द कार, ठीक है, द मंथ आफ्टर ही क्लीन द कार। यानी अगर वो अगस्त में सर्विस दे रहा है, उसकी पेमेंट जो है वो हमें सितंबर में मिलेगी। तो ये ठीक है सर। इसीलिए मैंने पेमेंट यहाँ से सितंबर से ली है। अब इससे बाद आइएगा, लोकल कार एसोसिएशन जो है वो आपको उस दिन से हम सर्विस देंगे जब न्यू इक्विपमेंट आएगा, और न्यू इक्विपमेंट मेरे पास आ रहा है सितंबर में। तो ये सितंबर में आ रहा है, तो सितंबर में ये 75 लिखा और इसकी पेमेंट रिसीव होगी अक्टूबर में, ठीक है जी। ये भी मैंने यहाँ पर करेक्शन की। अब इसके बाद देखिए कि ये टोटल इनकम आ गई, इसका 5% जो कैलकुलेट हुआ वो उसी मंथ में पे होगा। तो ये मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, 68, 91, 106 और 106, ठीक है। ये अमाउंट भी आपकी ठीक हो गई। अब सिर्फ ड्राइंग्स को देख लेते हैं। ड्राइंग्स वो स्टार्ट कर रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त से स्टार्ट करेगा तो ये 1000 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1000 यहीं पर आएगा। अब देखो इसमें 2 महीने ऐसे हैं जिसमें ओडी उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली नवंबर में जाकर आपका जो कैश बैलेंस है वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपने ये क्वेश्चन जो है एक दफा फिर सारे करने हैं, और दूसरा ये है कि मैं फर्दर जो है ना सोल्यूशन इंशाल्लाह साथ साथ देता रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में हमने जीरो बेस बजट और फ्लेक्सिबल बजट की तरफ मूव करना है। तो ये मैं अगली क्लास से पहले इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन और बनाकर आपको भेज देता हूँ जी। सर पीएनएल नहीं करवाएंगे, बजटेड पीएनएल? मुश्किल है, सॉरी, ये नहीं हो रहे थे सर, किए भी हैं लेकिन हुए नहीं क्वेश्चन।
कौन से वाले जी? पास पेपर के? नंबर 2 और 3 सर पिफा के जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना और 3 बाय एंड प्लास्टिक्स वाला और केमिकल इंटरप्राइज ये सर हो नहीं रहा सर इसमें ग्रॉस Okay, no problem. मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको क्लास से पहले इसके सॉल्यूशन मजीद दे दूं, आपके पास पहुंच जाएंगे। एक दफा उसको देखिएगा, कीजिएगा, फिर नहीं समझ आएगी तो अगली क्लास में हम पहले डिस्कस कर लेंगे। अगली क्लास में स्टार्ट ही करूंगा डिस्कशन से, ठीक है? क्योंकि आज टाइम इस पे ज्यादा लग गया, तो क्योंकि 2 मिनट रह गए मेरे पास, तो अगली क्लास में जब इंशाल्लाह हम आएंगे तो पहले डिस्कशन करेंगे। जो आपने क्वेश्चन किए होंगे, आपकी जो क्वेरीज होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, वो इंशाल्लाह हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल परसों मुलाकात होती है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर एक रिक्वेस्ट और थी। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर अगर ऑनलाइन क्लास हमारी जुम्मे की और हफ्ते की हो जाए, सुना है आपके पास टाइम नहीं है जुमेरात के अलावा, क्योंकि कुछ लोग आउटसाइडर हैं, हमें जो है ना वो आउट ऑफ स्टेशन भी कार पब्लिक सेक्टर से हैं,